हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लीडर सीरीज में की पॉइंट करने जा रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स की। मैं 4 लाइन आपको पहले कहना चाहूंगा। एक मेहनत सी करनी पड़ती है, एक दर्द सा जगाना पड़ता है। किसी ने पूछा, री चिड़िया कैसे बना तेरा सुंदर घोंसला? वो बोली, बार बार भरती हूं उड़ान और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। आज हम तिनका तिनका मतलब कि की पॉइंट्स उठाने चल रहे हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के। तो वेरी फर्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है स्ट्रेस। स्ट्रेस का ये सिंबल होता है, इसको बोलते हैं सिग्मा। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब जो ये फोर्स है हमेशा क्रॉस सेक्शन एरिया पर लगना चाहिए। क्रॉस सेक्शन एरिया होता है सबसे छोटा एरिया। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कह दूं कि जैसे ये बॉक्स है, इस बॉक्स का जो ये वाला एरिया है ना, इसको अपन बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया के ऊपर ये फोर्स लगना चाहिए। अब क्रॉस सेक्शन एरिया पे हो सकता है इस तरह से लगाया जाए, या हो सकता है ऐसे लगाया जाए। अगर ऐसे परपेंडिकुलर लगाया जाए, उससे जो स्ट्रेस आता है उसको बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। अगर फोर्स जो है 0 डिग्री पे या सरफेस के टेंजेंट पे लगाया तो उससे जो स्ट्रेस आता है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस। अब फिर नॉर्मल स्ट्रेस दो टाइप का हो सकता है। हो सकता है कि हम इसको ऐसे ऊपर से प्रेस कर रहे हो, नीचे से तो फिक्स कर रखा है, ऊपर से प्रेस कर रहे हो सकता है इसको खींच रहे हैं, जैसे रोड को खींच रहे हैं या प्रेस कर रहे हैं। अगर लेंथ कम हो रही है उससे जो स्ट्रेस आएगा उसको बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। अगर लेंथ इंक्रीज हो रही है तो स्ट्रेस आएगा, उसको बोलेंगे टेंसाइल। स्ट्रेस की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पे फोर्स के लिए न्यूटन और एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, तो ये बन गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम आते हैं स्ट्रेन के ऊपर। स्ट्रेन होता है चेंज इन डिब्बा बाय डिब्बा। ये डिब्बा में कुछ भी लिख सकते हो। अगर यहाँ पे आपने लेंथ लिख दिया तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अगर आपने यहाँ पे लिख दिया चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम तो ये बन जाएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और यहाँ पर अगर मैंने लिख दिया लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए लेयर, मतलब कि मान के चलो हमारे पास कोई एक ये सॉलिड कोई एक बॉडी है, इस तरह से एक बॉक्स पड़ा है, इसको मैंने यूं फोर्स लगाया टेंजेंशियल, इससे जो ऊपर वाला सरफेस है वो आगे की ओर खिसक जाएगा। वो कितना गया उसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अपॉन में उस लेयर का जो फिक्स एक्सिस से डिस्टेंस था वो लिख दे तो इसको बोलते हैं शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन सॉरी। जो स्ट्रेन होता है ये एक यूनिटलेस क्वांटिटी है, क्योंकि दो सेम क्वांटिटीज की क्या होती है, ये रेशियो होती है। अब अक्सर बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं एक आधे क्वेश्चन में, क्योंकि हम यहाँ पे की पॉइंट करने चल रहे हैं तो की पॉइंट में ये वाला पॉइंट भी आता है कि स्प्रिंग वाला पॉइंट। क्वेश्चन ये आता है जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसमें क्या चीज चेंज हो रही है, लेंथ चेंज हो रही है, उसकी शेप चेंज हो रही है, वॉल्यूम चेंज हो रही है। तो एक्चुअली बच्चों देखो स्प्रिंग जो है ना, जब उसको खींचते हैं अपने को लिखता था स्प्रिंग खींच रहा है, लेकिन मटेरियल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो तो मटेरियल अनफोल्ड हो रहा है। जैसे कि मैं तुमको कह दूं कि मैंने एक दुपट्टा बांध लिया इधर हाथ पे, अब मैं उस दुपट्टा को खींच रहा हूँ, खींचने से वो दुपट्टा खुलता जा रहा है, ना कि वो खींच रहा है। मतलब कि वो लेंथ नहीं बढ़ रही, लेंथ उतनी है। तो कभी स्प्रिंग वाला केस आए तो उससे आपसे पूछे कौन सा स्ट्रेन आएगा, तो लेंथ वाला नहीं बोलना, वॉल्यूम वाला आपने बोलना, बस शेप चेंज हो रही है तो कौन सा स्ट्रेन आ रहा है, शियर स्ट्रेन आ रहा है। इसके बाद हमारे पास बात आती है इंपॉर्टेंट लॉ, हुक्स लॉ, जिसके ऊपर अपने को सदी के इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल्स पे बेस्ड होते हैं। हुक्स लॉ कहता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये सिंबल स्ट्रेन का होता है, वैसे इस सिंबल को एप्सिलॉन बोलते हैं। ये +2 में आप सीखोगे, +2 वाले सिलेबस में सीखेंगे कि इसका एप्सिलॉन बोलते हैं। अब हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे तो यहां से हमारे पास आ जाएगा ई। इस ई को बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। इसका नाम होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या इंडेक्स ऑफ इलास्टिसिटी। ये ई बताता क्या है, पहले हम इसकी बात करते हैं, दोनों पॉइंट की बात कर रहे थे, फिर हम आगे भी बढ़ेंगे। ये ई बताता है कि इलास्टिसिटी ज्यादा कितनी है। इलास्टिसिटी का मतलब कोई चीज कितना कम चेंज होगी, जैसे खींचेंगे ना कितना कम चेंज हो, कम चेंज होने को बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो देखो ये क्या बताता है, रेजिस्टेंस टू चेंज। मोर इज द ई, मोर इज द इलास्टिसिटी। ये ई ज्यादा होगा तो बॉडी की खींचेंगे तो कम खींची जाएगी। मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन बताता हूँ कैसे आता है। वो कहता है एक रबर है और एक हमारे पास स्टील है, किसके अंदर इलास्टिसिटी ज्यादा है? जिसको हम खींचते हैं वो खींच जाए, बच्चों उसको इलास्टिसिटी नहीं बोलते, वो तो इलास्टोमर्स मटेरियल होते हैं। और स्टील जो है, रबर और स्टील के केस में स्टील ज्यादा इलास्टिक होगा, जो कम खींचा जाए उसको क्या बोलते हैं, ज्यादा इलास्टिक। और इसी हिसाब से क्या होगा, जो ई है वो स्टील के लिए क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है जो ये ई है, ई यहां से आ जाएगा स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। जो ई है वो क्या आ जाएगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। इस ई की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। एक तो ये टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि देखो जितना हम किसी को गर्म करेंगे ना उतना मोड़ने में आसानी होगी, किस चीज को खींचने में आसानी होगी। तो अपने को क्या चीज समझ में आ रही है, जितना ये ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, उतना रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। मोटा मोटी आपको बात कहूं तो इसको आप समझो, जो ये ई है ये है रेजिस्टेंस टू चेंज। टेम्परेचर बढ़ाएंगे, कोई चीज गर्म करते हैं तो उसके डायमेंशन में चेंज करना आसान हो जाता है, तो टेम्परेचर बढ़ने से ई कम हो जाएगा।
विद इम्प्योरिटी इट में इंक्रीज और डिक्रीज। इम्प्योरिटी डाल दी, जैसे कि मान लो अपन ने क्या किया, आयरन के अंदर कोई इम्प्योरिटी डाल दी, या एल्यूमिनियम के अंदर कोई इम्प्योरिटी डाल दी, स्टील के अंदर कोई इम्प्योरिटी डाल दी, तो वो इम्प्योरिटी पे डिपेंड करेगा कि उसका जो चेंज होने की रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो। तो ये इम्प्योरिटी के साथ में इंक्रीज और डिक्रीज। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सर अब हमें ये बता दो कि स्ट्रेस कौन सा ले और स्ट्रेन कौन सा ले, क्योंकि स्ट्रेस की 2 टाइप थी, नॉर्मल और टेंजेंशियल, और स्ट्रेन की 3 टाइप मैंने बता दी, लॉन्गिट्यूडनल, वॉल्यूमेट्रिक और शियर। तो देखो बच्चों, अगर आप नॉर्मल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन लिखोगे, मतलब हम किसी लेंथ को खींच रहे हैं, किसी को खींचेंगे तो नॉर्मल स्ट्रेस आएगा और स्ट्रेन कैसा आएगा, लॉन्गिट्यूडनल। इन दोनों की रेशियो को बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। क्या बोलते हैं इसको, यंग्स मॉडुलस। ऐसे ही नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ले लो, जैसे एक बैलून है उसको फुलाते जा रहे हो, या कोई एक रबड़ की बॉल है वो ठंड के कारण सिकुड़ती जा रही है, तो कितना स्ट्रेन वॉल्यूम में आ रहा है और नॉर्मल स्ट्रेस, इनकी रेशियो को बोलते हैं बल्क मॉडुलस। इसको बी से या स्मॉल के से लिखते हैं। एक तो बच्चों स्मॉल के ये वाला होता है, ये स्मॉल के होता है, ये कैपिटल के होता है, ऐसा नहीं, इसी स्मॉल के का ये छोटा सिंबल कापा होता है, मतलब इसी को छोटा वर्जन कर देना है अपने को, इसको स्मॉल के या कापा से लिखते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट शियर मॉडुलस। शियर मॉडुलस होता है शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन, इनकी रेशियो को बोलते हैं शियर मॉडुलस। अब हम बात करते हैं इसकी यूनिट क्या होती है। देखो बच्चों, इसकी तो कोई यूनिट होती नहीं होती, ये तो यूनिटलेस क्वांटिटी है, और इसकी तो कोई यूनिट होती नहीं होती, इसकी क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम कहेंगे ई की भी क्या होगी यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट आता है हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी। अभी अभी मैंने क्या बताया था, जो भी मॉडुलस है वो कहते हैं चेंज ना होना। देखो जितना ज्यादा ई होगा, ई जितना ज्यादा होगा उतना चेंज क्या होगा, कम। अब कंप्रेसिबिलिटी होता है, वो कह रहे कोई चीज कितना कंप्रेस हो सकती है। इसका मतलब क्या हो गया, ये बल्क मॉडुलस का उल्टा होगा, क्योंकि बल्क मॉडुलस क्या था, वॉल्यूम में चेंज कम से कम हो, ये ज्यादा होता तो वॉल्यूम में चेंज क्या होता, कम से कम, ये वॉल्यूम में चेंज ना होने को बताता है। और कंप्रेसिबिलिटी इसलिए क्या है, इसका रेसिप्रोकल, बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल होता है कंप्रेसिबिलिटी। अच्छा, वैसे कंप्रेसिबिलिटी की यूनिट लिखनी होती है तो क्या लिखते हैं, इसकी यूनिट का उल्टा, बल्क मॉडुलस या कोई भी मॉडुलस की यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो इसके लिए हम लिखते हैं कंप्रेसिबिलिटी की जो यूनिट है वो लिखते हैं पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, इसके बाद हम समझते हैं पॉइजन रेशियो क्या होता है। देखो ये वैसे तो सिलेबस से कट है, लेकिन छोटा सा एक फॉर्मूला, इसको न्यूमेरिकल वगैरह में दिक्कत ना हो जाए। हम किसी को खींचते हैं ना, तो उसका क्या होता है, लेंथ बढ़ जाती है और एरिया कम हो जाता है। खींचेंगे वो चीज पतली होती जाएगी, तो जो लेंथ में कितना स्ट्रेन आया और उसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और जो डायमीटर में कितना स्ट्रेन आया है, रेडियस कितनी कम होगी, उसको बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन। तो चेंज इन डायमीटर में बाय डायमीटर ये आ गया लेटरल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ बाय लेंथ आ गया हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इन दोनों की रेशियो को बोलते हैं पॉइजन रेशियो। ये माइनस साइन शो करता है कि अगर किसी को खींचोगे इसकी लेंथ बढ़ेगी तो डायमीटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहां पर बढ़ते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला टॉपिक आ गया है। अगर कोई परफेक्टली रिजिड बॉडी है, मैं आपसे पूछूं कि कोई बॉडी परफेक्टली रिजिड है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आ सकता, तो बताओ इन तीनों की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहोगे इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि ये सब जो होते हैं ना, ये तीनों चीजें, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस, ये बताते हैं कि कोई चीज कितना कम चेंज हो सकती है। मतलब इसका बढ़ने का मतलब है चेंज का कम होना, चाहे वो यंग्स के लिए हो या बल्क के लिए हो या शियर के लिए हो। अगर चेंज बिल्कुल ही नहीं हो रहा, रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी का मतलब जो हिल ही ना सके, बिल्कुल रिजिड रहे, इसको कुछ नहीं कर सकते, तो उसके लिए तीनों मॉडुलस इन्फिनिटी होंगे। अगर कोई फ्लूइड देख लें हम, फ्लूइड के लिए बच्चों शेप को चेंज करना बहुत आसान है। उस जैसे आप हाथ मारोगे पानी चलने लग जाएगा, किसी भी बर्तन में डालोगे फ्लूइड को, लिक्विड को, गैसेस को, तो वो चलने लग जाएंगे। इसका मतलब शेप के लिए कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, तो शेप चेंज वाली रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते थे, शियर मॉडुलस। तो वो कितनी होती है फ्लूइड के लिए, 0। अगर कोई इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है, इनकंप्रेसिबल मतलब इसको कंप्रेस नहीं कर सकते, तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी 0 होगी, और अगर ये 0 होगी तो ये क्या होगा, इन्फिनिटी। या वैसी आप समझ सकते हो, जो के है वो बताता था रेजिस्टेंस टू चेंज, कितना कम चेंज हो सकता है, तो वॉल्यूम में कितना कम, बिल्कुल कोई चीज कंप्रेस नहीं हो सकती, इसके लिए उसके लिए के क्या होगा, इनफाइनाइट। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अब हमारे पास आता है जो बल्क मॉडुलस होता है, वो सॉलिड के लिए सबसे ज्यादा, लिक्विड के लिए उससे कम, गैसेस के लिए सबसे कम। ये भी आप लॉजिक से ही समझ सकते हो। देखो बल्क मॉडुलस क्या बताता है, किसी चीज की वॉल्यूम में कम से कम चेंज होना। तो सबसे मतलब ये वॉल्यूम चेंज होने की रुकावट है, सबसे कम रुकावट होती है गैसेस में, उससे ज्यादा दिक्कत आती है अपने को लिक्विड में, सबसे ज्यादा दिक्कत आती है सॉलिड में। ये सारे पॉइंट होप्स आपको समझ आ गए। ये जो पॉइंट है ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, चाहे मान लो क्रैम करना पड़ेगा, हायर क्लासेस में आप सीखोगे कि
जो कॉपर, एल्यूमिनियम, इस टाइप के जो मेटल होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, इन सब के लिए क्या होता है, इनकी शेप को चेंज करना सबसे आसान है, तभी इसके लिए शियर मॉडुलस क्या है, सबसे कम। लेंथ को चेंज करना उससे डिफिकल्ट है, और वॉल्यूम को चेंज करना सबसे डिफिकल्ट है। जैसे कि मान लो एक पीस ये मान लो ले लिया, अपन ने ले लिया आयरन का है, इसको मैं टेढ़ा मेढ़ा करके इसकी शेप चेंज कर सकता हूं। इसको खींच के लेंथ भी चेंज करूंगा या दबाऊंगा तो थोड़ी बहुत लेंथ खींच के चेंज हो जाएगी, पर दिक्कत ज्यादा आएगी। अगर मैं इसको पूरा कंप्रेस करना चाहूं, पूरा इसकी वॉल्यूम को चेंज करना चाहूं, इसको दबा के छोटा करना चाहूं तो, या इसको बड़ा करना चाहूं, तो उस केस में मुझे क्या बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो बल्क मॉडुलस होता है मेटल्स के लिए, वो सबसे ज्यादा होता है। अब हमारे पास आते हैं तीन तरह की स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होती है, वो मैं आपको बता देता हूं। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर सबसे पहली स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होती है डक्टाइल मटेरियल के लिए, फिर होती है ब्रिटल मटेरियल के लिए, और देन होती है इलास्टोमर्स के लिए। ये इलास्टोमर्स और इनको तो अभी खत्म करते हैं, आप समझो। देखो बच्चों, जैसे कोई रबड़ की चीज होती है, जैसे कि मान लो कि मेरे पास कोई एक रबड़ की चीज है, अब मैं क्या करता हूं, इसको जैसे ही मैं खींचता हूं, उससे क्या होता है, ये स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा खिंच जाती है, लेकिन उसके बाद फिर अपने को प्रॉब्लम होती है। जैसे रबड़ वगैरह है, आप उसको खींचे, इसको हम खींच रहे हैं तो थोड़ा सा तो ये खींचने से क्या है, थोड़ी सी खिंच जाएगी, लेकिन तो खींचने से खींच गई, उसके बाद क्या हो रहा है, देखो थोड़ा सा आपने स्ट्रेस लगाया, स्ट्रेन एकदम से आ गया, उसके बाद हाईली स्ट्रेस चाहिए होगा, मतलब ऊपर ज्यादा जाना पड़ेगा, स्ट्रेन कम आएगा। ये इलास्टोमर्स का ग्राफ है, जिसको आप इलास्टिक वगैरह बोलते हो, रबर वगैरह बोलते हो, वो इलास्टोमर्स होते हैं, उसका उसके लिए ग्राफ है, स्ट्रेस स्ट्रेन की कर्व है, सॉरी। अब आता है ब्रिटल मटेरियल के लिए। अब जैसे कोई चीज है, आप उसको मोड़ना चाहो, मुड़ रही है, अब ऐसा नहीं कि वो परमानेंट मुड़ी रहेगी। जैसे लोहे की एक रोड ले लो, वो तो मुड़ी रहेगी, या एक स्टील वाला स्केल आता है, उसको मोड़ के मुड़ा रहेगा। पर अगर आप कांच की एक ग्लास की कोई एक चीज ले लो, तो वो क्या होगी, जैसे कि मान लो हमारे जो फोन के ऊपर जो एक कवर होता है, उसको गार्ड बोलते हैं, जो ट्रांसपेरेंट, आप थोड़ा सा मोड़ोगे मुड़ेगा, और मोड़ोगे ना वो पटाखे एकदम से टूट जाएगा। ये कह रहे हैं स्ट्रेस बढ़ाओगे स्ट्रेन बढ़ जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ए तक स्ट्रेस स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा बढ़ाओगे तो एंड पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट आ जाएगा, एफ को बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। अब ये जो मटेरियल बच्चों, ये प्रैक्टिकल कर्व है, इसके अंदर क्या है, मैं एक एक पॉइंट आपको बता देता हूं, आप अपने खुद से बना के नोट भी कर सकते हो। ये डक्टाइल मटेरियल के लिए है। डक्टाइल मटेरियल क्या होता है, जैसे कि मान लो हमारे पास आयरन है, सिल्वर है, इनको बोलते हैं डक्टाइल मटेरियल। ये लॉन्ग इलास्टिक और लॉन्ग प्लास्टिक रेंज शो करते हैं, मतलब कि आप मोड़ोगे ये मुड़ते जाएंगे मुड़ते जाएंगे। तो यहां से अपने को क्या समझ में आ रहा है बच्चों, इसके अंदर जो ए पॉइंट होता है ना, ये होता है प्रोपोर्शनल लिमिट। यहां तक स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बी पर होता है हमारे पास इलास्टिक लिमिट, बॉडी को छोड़ोगे वापिस आ जाएगी। सी पे थोड़ा सा इसके अंदर आप छोड़ोगे ना तो स्ट्रेन आ जाएगा, बॉडी पूरी तरह वापस नहीं आएगी। जैसे पेन की कैप वगैरह, या पेन को हम कई बार मोड़ देते हैं, मोड़ने के बाद हम वापस देखा था इधर व्हाइट व्हाइट कलर की डैश 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 लाइन्स आ जाती है, तो थोड़ा सा इसके अंदर स्ट्रेन बच जाएगा। बी से सी में हम कहेंगे ट्रांजिशन जोन है। ट्रांजिशन जोन होता है जब इलास्टिसिटी से प्लास्टिसिटी जा रहे हैं। प्लास्टिसिटी होता है चीज मुड़ी तो परमानेंट मुड़ी रहेगी। अब आपने वो स्केल वाला मैंने एग्जांपल दिया, एक स्टील का स्केल ले लिया, थोड़ा मुड़ा, थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाओगे परमानेंट मुड़ा रहेगा, तो ये वाला जोन आ गया। अब फिर वही स्ट्रेस बढ़ा रहे हो तो स्ट्रेन बढ़ रहा है, बढ़ते 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 एक टाइम पे ऐसा आ जाएगा, अल्टीमेट जोन आ जाएगा। अल्टीमेट जोन पे क्या होता है, भले ही स्ट्रेस अब उसके बाद कम होता जाए, लेकिन स्ट्रेन बढ़ता जाएगा। स्ट्रेस कम हो रहा है, स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि चीज खींचते 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 इतनी पतली हो जाती है कि अब हम कम स्ट्रेन के अंदर भी, कम स्ट्रेस के अंदर भी ज्यादा स्ट्रेन दे सकते हैं। जैसे कि मैं कह दूं एक चिंगम ले लिया, वो चिंगम को खींच रहे हो, पतला हो चुका, अब हल्का सा भी फोर्स लगाओगे ना, वो आगे की ओर आराम से चला जाएगा, स्ट्रेस कम कर दोगे। तो इसको बोलते हैं अल्टीमेट पॉइंट। और जो बी होता है इसको ब्रेक पॉइंट, फ्रैक्चर पॉइंट, या फिर एंड पॉइंट बोलते हैं। खींचते 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 चीज क्या हो जाएगी, वो पतली सी एक तार बन जाएगी, वायर टाइप में बन जाएगी, और फिर वो ब्रेक हो जाएगी। तो हमारे पास ये डक्टाइल मटेरियल के लिए ग्राफ था। इस ग्राफ से अपने को आगे कुछ पॉइंट्स भी पता चलेंगे कि इस ग्राफ का एरिया क्या देता है और इस ग्राफ की स्लोप क्या देता है, वो हम नेक्स्ट पेज के अंदर देखेंगे। चलिए हम नेक्स्ट करते हैं। देखिए स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होती है वो अपने को देती है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये कहां से है वो देख लो बच्चों। किसी भी ग्राफ की जो स्लोप होती है ना, स्लोप बोला जाता है टेंजेंट थीटा को। ये मान लो थीटा है, तो टेंजेंट थीटा होता क्या है, दिस बाय दिस, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होगा। देखो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, इसी को हम क्या बोलेंगे, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन को हम बोलेंगे टेंजेंट थीटा, मतलब स्लोप। और ये होता क्या है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हम कह देंगे कि जो स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो अपने को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देती है। इस पे वैसे क्वेश्चन किस किस तरह के आ सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में भी आइडिया बता देता हूं। मान लो कि हमारे पास इस तरह से आ गया,
वो कहे कि यहां पर स्ट्रेस है, यहां पे स्ट्रेन है, ये 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो बताओ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितना होगा। तो आपको पता है इनकी रेशियो को स्लोप बोलते हैं, स्लोप होता है टेंजेंट थीटा, इनकी रेशियो क्या है y बाय एक्स, मतलब कि सिग्मा बाय एप्सिलॉन। और टेंजेंट 30 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, और ये होता क्या है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इस रेशियो को बोलते हैं। टेंजेंट 30 होता है 1/√3। हमारे पास जो ई है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मटेरियल से ग्राफ से भी निकाल सकते हैं, तो वो आ गया 1/√3। आगे बढ़ते हैं बच्चों। सेकंड पॉइंट होता है एरिया ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, वो अपने को इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम देता है। भाई एक यूनिट वॉल्यूम में कितनी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। अभी ये आप समझोगे थोड़ा सा आगे जाके, जब हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला समझ लेंगे। इसके लिए होल्ड पे रहो, आगे बढ़ते हैं। वो कह रहे हैं यंग्स मॉडुलस है ना, एक्चुअली में कुछ भी नहीं होता, वो स्ट्रेस होता है। किसी बॉडी की लेंथ को डबल करने के लिए कितना स्ट्रेस चाहिए। देखो मैं आपको ये प्रूव करता हूं, पहले तो ये पढ़ लो, यंग्स मॉडुलस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू स्ट्रेस रिक्वायर्ड टू डबल द लेंथ। अब ये आया कहां से बच्चों, ये देखो आपने पता यंग्स मॉडुलस क्या होगा, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस स्ट्रेन होता क्या, चेंज इन लेंथ बाय लेंथ। यंग्स मॉडुलस के केस में अगर चेंज इन लेंथ एल हो जाए, चेंज इन लेंथ एल हो जाए, तो एल पुट कर दो, एल से एल कट जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस के इक्वल आ जाएगा। अच्छा जब चेंज इन लेंथ एल हुई थी तो लेंथ कितनी बन गई थी, एल तो पहले है, चेंज इन लेंथ और एल कर दिया, तो एल और एल क्या होगा 2l। तो ये कह रहे हैं लेंथ को डबल करने के लिए, मतलब जब चेंज इन लेंथ एल चाहिए, हम कह लेंथ को डबल करने के लिए जो स्ट्रेस चाहिए उसी को हम क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस। आगे बढ़ते हैं। वो कह रहे हैं जब भी कोई वायर अपने वेट के अंडर नीचे की ओर उसकी लेंथ बढ़ती है, तो हमेशा ही हमारे पास चेंज इन लेंथ का फार्मूला होता है FL/2AY। ये आया कहां से, ये भी मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं। जो पॉसिबल है वो मैं आपको अभी के भी बता रहा हूं, कुछ एक 2-3 टॉपिक आएंगे जो पॉसिबल नहीं होंगे, वो डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे या अलग से समझने पड़ेंगे। देखो बच्चों अपने को यंग्स मॉडुलस पता है, यंग्स मॉडुलस क्या होता है हमारे पास, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। यंग्स मॉडुलस होता है चेंज इन लेंथ बाय में ओरिजिनल लेंथ, बाय वाली ओरिजिनल लेंथ को मैं कहां ले जाता हूं, ऊपर ले जाता हूं। तो हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा, चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला आ जाएगा कितना, F/AL, और ये y, मतलब ये इंटरचेंज करती है। अब कोई भी जो रोड है ना खुद के ही वेट के अंडर पड़ी हो, तो अपने को मानना है कि उसका जो सारा का सारा मास, जो सारा का सारा उस पे जो वेट है वो कहां पड़ा है, इसके सेंटर ऑफ मास। ऐसा इसलिए बच्चों आप देखो, अगर मैं कह देता इसके अंदर 2 पॉइंट कोई भी ले लेता, मान लेते ये पॉइंट ए ले लेता और ये पॉइंट बी ले लेता, तो बताओ कौन से को ज्यादा ज्यादा बॉडी खींच रही है नीचे। तो आप सर ए के नीचे तो इतना ही मटेरियल है बस, और बी के नीचे सारा मटेरियल है, बी वाले पॉइंट को ज्यादा स्ट्रेच किया जा रहा है, तो ओ ने मान सकते हैं कि जो ये इसकी लेंथ है वो कहां से खींची जा रही है, सेंटर से। तो हम इसकी लेंथ को इफेक्टिव लेंथ मान लेते हैं L/2। जब भी कोई रोड लटकी हो अपने वेट के अंदर वो खींचती जा रही हो, तो अपने को L/2 लेने से ये आ जाएगा जो चेंज इन लेंथ है, F/AY, बस L को क्या लिया है, L/2। आगे ये लिखना हो तो ये बच्चों का काम है, बस फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है M/G, क्योंकि अर्थ ये अट्रैक्ट कर रही होगी। फिर M/G को जो मास होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिखेंगे, और वॉल्यूम खुद क्या होती है, एरिया इंटू लेंथ। तो F को आप ये लिख सकते हो मास इंटू जी, और अंदर के अंदर मास को एरिया, रो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मतलब एरिया इंटू लेंथ। अब ऊपर वाला एरिया और ये एरिया कट जाएगा, ये L और ये L मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा। ये बहुत इजी है लिखना। हम आगे बढ़ रहे हैं, ये तो आ गया। जब भी कोई जो है, जब इसको पूरा पॉइंट एक पढ़ा देता हूं मैं आपको, जब भी वायर एलोंगेट होगी ड्यू टू सेल्फ वेट, देन इफेक्टिव लेंथ विल बी टेकन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो उसके सेंटर से, जहां से अर्थ खींच रही है वहां से मानेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्मल स्ट्रेन। थर्मल स्ट्रेन क्या होता है बच्चों, पहली बात तो देखो ये वही बच्चे कर सकेंगे जिन्होंने एक बार टॉपिक को कर लिया, अब वो लीडर सीरीज पे आ रहे हैं, सब कुछ रिवाइज कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने कहीं ना कहीं सिलेबस में ये भी पढ़ लिया है कि थर्मल एक्सपेंशन के अंदर लीनियर एक्सपेंशन होती है, क्यूबिकल एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन, 3 तरह की एक्सपेंशन होती है। तो उसके अंदर बच्चों जो लीनियर एक्सपेंशन थी क्या थी, चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी। एल डिवाइड में ले आओ, डेल्टा एल बाय एल क्या आ गया हमारे पास, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये आ गया अल्फा डेल्टा टी। सिमिलरली अगर यहां पे हम चेंज इन एरिया देखते थे तो क्या होता था, बीटा ए डेल्टा टी। वॉल्यूम देखते थे, चेंज इन वॉल्यूम क्या होता था, गामा वी डेल्टा टी। तो ऐसे ही जैसे डेल्टा एल बाय आ गया अल्फा डेल्टा टी,
सिमिलरली क्या आ जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या आ जाएगा, गामा डेल्टा टी। तो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालने का फॉर्मूला आज तुम ये भी समझ लो, अल्फा डेल्टा टी और गामा डेल्टा टी। आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, कभी वो कहते हैं ऐसा कुछ बताओ जिसके अंदर लेंथ भी इंक्रीज हो रही है और साथ साथ क्या हो रहा है, लेंथ डिक्रीज भी हो रही है, एक ही बॉडी के अंदर कंप्रेशन भी हो रही है और एक्सटेंशन भी हो रही है, तो होता है बेंडिंग ऑफ बीम। मान लो कि ये बीम है, ऊपर से वेट पड़ा तो ये ऐसे मुड़ती जा रही है, तो इसका तो ये वाली साइड है ये तो खींच रही है और ये वाली साइड क्या हो रही है, कंप्रेस। तो कभी भी बेंडिंग ऑफ बीम का एग्जांपल पूछा जाए तो उसमें दोनों चीजें होती है, एक्सटेंशन भी होती है और कंप्रेशन भी, मतलब चीज एलोंगेट भी हो रही है, खींच भी रही है, ऊपर वाली साइड जो इसकी एलोंगेट हो रही है और जो नीचे वाली साइड है वो क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों। अब आता है अगर इस तरह का कोई केस आ जाए, वो कहे टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये चीज फैलना चाहेगी, लेकिन ये रोड जो है दीवार के अंदर फिक्स है और दो अलग अलग मैंने मटेरियल ले लिए। अब ये जो दोनों वॉल्स है ना, एक किस्म का इस पे स्ट्रेस लगाएंगे, इसको कंप्रेस करेंगी। जैसे मैं कह दूं कि मान लो मेरे पास है ना, यहां पर ये एक मटेरियल है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, गर्म कर रहा हूं, गर्म करने से फैलना चाह रहा है, लेकिन जो दीवारें हैं वो फिक्स है, वो फिक्स होने से कारण क्या हो जाएगा, इसको एक किस्म का दबाव लगेगा क्योंकि टेम्परेचर से फैलना चाहती थी। वो अपने को निकालना है कि कंप्रेसिव फोर्स कितना लगेगा, तो ये लगेगा। मैं जल्दी जल्दी आपको एक बार रीड कर बता देता हूं। देखो बच्चों, चेंज इन लेंथ जो पहले वाली में है टेम्परेचर की वजह से वो कितना होगा, डेल्टा एल इज इक्वल टू अल्फा एल डेल्टा टी से ये लिख दिया, चेंज इन लेंथ इन 2 लिख दिया, दोनों को ऐड करके ये लिख देंगे। बट हमें पता है जो लेंथ है वो क्या रहेगी, अनचेंज। दैट मींस कंप्रेशन स्ट्रेस ऑफ वॉल लगेगा, कंप्रेशन वॉल जो है कंप्रेस करेगी। अब कोई भी चीज को हम फोर्स लगाते हैं कंप्रेस करने के लिए, उसका उसके अंदर जो चेंज इन लेंथ का फॉर्मूला होता है वो ये होता है हमारे पास, एफ एल अपॉन ए वाई। ये फॉर्मूला कहां से आया बच्चों, अभी अभी मैंने बताया था कि यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, ये होता है, ये स्ट्रेन है ये स्ट्रेस है। तो यहां से ये एल ऊपर गया था, डेल्टा एल ऊपर, तो हमने देख लिया यहां से डेल्टा एल वन आ गया, ऐसे ही डेल्टा एल टू आ जाएगा, ये डेल्टा एल टू आ गया, दोनों को ऐड करोगे, दोनों चेंज इन लेंथ ये आ गई हमारे पास ऐड होके। ये किसकी वजह से आ रही है, जो दीवार फोर्स लगा रही है रोकने के लिए, जितना ये एक्सपैंड होना चाहता है टेम्परेचर की वजह से वो ये फोर्स था, और जितना वॉल फोर्स लगा रही है वो ये रहा, दोनों को इक्वेट करके हम एफ निकाल लेंगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। याद करना पड़ेगा, ड्राइव करके कई बार देखना पड़ेगा, फिर समझ आएगा। अब हम बात करते हैं फोर्स कांस्टेंट की। ये बच्चों एकदम से किंग फैक्टर है इस पूरे चैप्टर का, इसके ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं। फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, देखो जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाओगे तो चेंज इन लेंथ बढ़ता जाएगा, और एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के इंटू डेल्टा एल। ये जो के होता है इसको बोलते हैं हम फोर्स कांस्टेंट, क्या बोलते हैं इसको, फोर्स कांस्टेंट। अब ये इसका हम देखते हैं और ये किस किस बातों पर डिपेंड करता है। डेल्टा एल को उधर नीचे ले जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, के इज इक्वल टू एफ बाई डेल्टा एल। अब हमको डेल्टा एल का फार्मूला पता है, देखो ये वही यंग्स मॉडुलस वाले फार्मूले से, यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, फिर स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ, बाय वाला लेंथ ऊपर चला जाएगा। यहां से डेल्टा एल का जो फार्मूला है वो पुट कर दिया एज इट इज, कितना, एफ एल बाई ए वाई, एफ एल बाय वाला ए वाई ऊपर चला गया, एफ से एफ कट गया, ए वाई बाय एल आ गया। तो आपसे पूछ ले कि जो फोर्स कांस्टेंट है वो किस किस पे डिपेंड करता है, तो आपने बोलना है एरिया पे, यंग्स मॉडुलस पे और लेंथ पे। तो ये क्वेश्चन इस पे बस यही आता है कि ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फोर्स कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे और लेंथ पे। एक ही मटेरियल की बात करें कि उसके लिए यंग्स मॉडुलस तो कांस्टेंट रहेगा एक गिवन मटेरियल के लिए, अलग अलग मटेरियल की बात करें तो यंग्स मॉडुलस का नाम भी लिखना है। फिर आता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ये थ्योरी लेक्चर के अंदर समझने का एक टॉपिक है, इसकी डेरिवेशन आती है, ये होता है हाफ इंटू एफ इंटू एक्स। अब जो एफ है उसको अपन यहां से लिखे तो के डेल्टा एल लिख सकते हैं, और ये जो एक्स है चेंज इन लेंथ होता है, मैंने डेल्टा एल से यहां लिख रखा है। अब के की जगह मैंने यहाँ पे क्या, एफ की जगह क्या लिख दिया, के डेल्टा एल। ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का, ध्यान रखना। यहां तक तो बच्चे कर लेते हैं, यहां थोड़ा दिक्कत करते हैं। अब बच्चों फिर अपने को ये पता है, अगर दोनों को वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं, इधर भी वॉल्यूम से उधर भी वॉल्यूम से डिवाइड, इधर भी सॉरी इसको वॉल्यूम से डिवाइड करूं, जो कि क्या होता है एरिया इंटू लेंथ, तो ये बन जाता है देखो फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस, जो मैंने यहां लिख दिया। वॉल्यूम से डिवाइड किया इस चीज को तो हमारे पास आ गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम होती है एरिया इंटू लेंथ, ये बन गया फोर्स अपॉन एरिया, जो कि हमारे पास होता है स्ट्रेस, तो मैंने यहां स्ट्रेस लिख दिया। ये इतनी चीज बन गई हमारे पास चेंज इन लेंथ, ये बन गया हमारे पास चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ये बन गया स्ट्रेन, ये मैंने स्ट्रेन लिख दिया। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो मैं अभी लास्ट इस टॉपिक पे कह रहा था आपको, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन कर, वो अभी बताऊंगा।
तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती क्या है हमारे पास, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का ये तो फॉर्मूला होता ही होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं, आपने पढ़ रखा है कि जो यंग्स मॉडुलस है वो होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। यहां से स्ट्रेस कितना हो जाएगा, y इंटू स्ट्रेन। तो आप यहां पर स्ट्रेस को हटाकर क्या लिख सकते हो, y इंटू स्ट्रेन, तो आ जाएगा y इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। ये भी क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। इसके बाद यहां से आप E की वैल्यू भी ले सकते थे, जो स्ट्रेन की भी। स्ट्रेन क्या आता है यहां से, स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा बाय वाई। जब आप ये पुट करते हो तो हमारे पास क्या आ जाता है, ई स्क्वायर की जगह सिग्मा स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। वाई था तो कट के एक वाई बच जाता। ये भी हमारे पास क्या है, एक फॉर्मूला इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पर स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम का। अब एक डायरेक्ट मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूं, एनसीआई सॉरी एससीडी के अंदर ये क्वेश्चन भी है और डायरेक्ट याद कर सकते हो। ये अभी थोड़ा बताया नहीं जाएगा क्योंकि लेंथी हो जाएगा वीडियो। फिर वो कह रहे हैं कि हमारे पास अगर हम फोर्स को F1 से F2 इंक्रीज कर दिया, ओरिजिनल लेंथ L थी, तो कितना हमें वर्क करना पड़ेगा, या हम कहें कितना चेंज इन एनर्जी होगा। तो ये फार्मूला होता है U इज इक्वल टू हाफ F1 प्लस F2 बाई 2 इंटू L। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है डायमेंशन पे, वो एरिया लेंथ इस पे डिपेंड नहीं करता। ऐसा क्यों होता है ये सुनो। जैसे किसी चीज को ब्रेक करना है, या वैसे भी स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया होता है। आप देखो बच्चों, अगर एरिया बढ़ा दोगे तो आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा, फोर्स, क्योंकि आप वायर मोटी ले आओगे, उसको तोड़ने के लिए फोर्स ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो ये तो हमेशा कांस्टेंट रहता है। हाँ, यहां से हम कहते हैं अगर ये कांस्टेंट है ना, ये ऊपर आ जाएगा तो जो एफ है वो ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा। तो जो ब्रेकिंग फोर्स आ जाए, बहुत नाजुक सा क्वेश्चन है, ब्रेकिंग स्ट्रेस आ जाए तो हम कहेंगे एरिया पे डिपेंड नहीं करता, और अगर ब्रेकिंग फोर्स आ जाए तो हम कह देंगे एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के क्या आ जाएगा, पी। पी को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इस पी को हम, कांस्टेंट। वैसे ये पी होगा क्या, एक्चुअली स्ट्रेस ही होगा, क्योंकि एरिया नीचे आ जाएगा ना। पी क्या आ जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, ये स्ट्रेस ही होगा, पर आप कांस्टेंट भी बोल सकते हो। आगे बढ़ते हैं बच्चों, वो कह रहे हैं वर्किंग स्ट्रेस जो है ना वो हमेशा कम होना चाहिए ब्रेकिंग स्ट्रेस से, क्योंकि कोई चीज टूट जाएगी, फायदा ही क्या, उससे पहले पहले अपने को क्या करना पड़ता है, उस वर्किंग स्ट्रेस को उससे कम कम रखना पड़ता है। तो इसलिए ब्रेकिंग स्ट्रेस को हम जब डिवाइड करते हैं वर्किंग स्ट्रेस से, यहां से जो रेशियो आती है ये क्या आती है हमारे पास, सेफ्टी फैक्टर। कितना आता है, सेफ्टी फैक्टर। ये हमेशा क्या होना चाहिए, कम, और ये हमेशा क्या होना चाहिए, ज्यादा। ब्रेकिंग स्ट्रेस ज्यादा हो भाई, बॉडी जिसपे टूटती है वो स्ट्रेस ज्यादा होना चाहिए, जिसपे हम वर्क कर रहे हैं वो कम हो भाई उससे, क्योंकि ब्रेकिंग स्ट्रेस के पार कर जाएंगे तो बॉडी टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। इसीलिए सेफ्टी फैक्टर हमेशा सेफ्टी के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1, मतलब ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, ये छोटी होनी चाहिए। तो ये रेशियो क्या आएगी, सेफ्टी फैक्टर हमेशा क्या आना चाहिए, ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 13th पॉइंट के ऊपर। टोटल इसके 18 पॉइंट तक अपने कर रहे हैं, 13 के ऊपर हम आ चुके हैं। देखो बच्चों, अब वो कह रहे हैं कोई एक चीज है, एक रोड है, उसको आप इसकी लेंथ बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे बढ़ाते जाओगे, एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि वो ऊपर से टूट जाएगी, क्योंकि ये सारा सारा मास उसको क्या कर रहा है, नीचे की ओर खींच रहा है, ब्रेक हो जाएगी। अब अपने को ये देखना है कि कितनी लेंथ तक हम किसी को खींच सकते हैं। अब जो हम इसमें लेंथ लेंगे ना वो सेंटर से नहीं लेंगे, क्योंकि हम ए पॉइंट जो है ना उसको, वो ब्रेक होगा, वो ए पॉइंट को सारा ही खींचने वाला है। तो हम कहेंगे अब की बारी जो है अपने को लेंथ उधर से लेनी पड़ेगी। चलिए बच्चों, ये तो अपने को पता है, अभी अभी हमने पीछे सीखा ही है, कोई चीज जब ब्रेक होती है तो क्या होता है, ब्रेक जो ब्रेकिंग फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, ए। ये हटा के सिग्मा भी लिख सकते हो, स्ट्रेस, या मान लो कांस्टेंट है, आप यहाँ पे स्ट्रेस भी लिख देना लास्ट में, चाहिए क्या आ जाएगा, सिग्मा बाय रो। ये भी आपकी मर्जी है, लिख सकते हो। खैर बच्चों, अब मुझे ये देखना कि इसकी लेंथ बढ़ाते 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 कितनी कर दूं कि ये यहां से ब्रेक हो जाए, वो लेंथ निकालनी है। बच्चों एफ इज इक्वल टू पी ए होता है, हमें पता है फोर्स कितना लग रहा है ए पॉइंट के ऊपर, जो रोड का वेट है mg वो लग रहा है, तो हमने यहाँ पे रोड का वेट mg पुट कर दिया। अब मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, हमने वो पुट कर दिया। फिर वॉल्यूम को हम लिख दिया एरिया इंटू लेंथ, फिर ये एरिया से एरिया कट गया, जो लेंथ है वो आ जाए। तो मतलब कि कितनी लेंथ तक कोई बॉडी ब्रेक नहीं होगी, तो उसका फार्मूला होता है, उसके लिए ब्रेकिंग स्ट्रेस कितना है, या ये फोर्स ये देंगे, इसको हम बोलेंगे फोर्स कांस्टेंट। ये हमारे पास आ जाएगा ब्रेकिंग स्ट्रेस सिग्मा बी। अब ब्रेकिंग स्ट्रेस ही माने इसको तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, तो ब्रेकिंग स्ट्रेस डिवाइड में क्या आ जाएगा, रो जी। तो हमारे पास आ जाएगा ये लेंथ का फॉर्मूला। नेक्स्ट आता है 14th पॉइंट, एक बार इसको थोड़ा करेक्शन करने पड़ेगा, इसको भी मिस करते हैं। 15th पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। वो कह रहे हैं फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस ऑफ स्फीयर क्या होता है। फ्रैक्शनल चेंज का मतलब बच्चों होता है चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। और किसके लिए पूछा गया है, ये स्फीयर के लिए। बच्चों अभी अगर हम देखें, ये हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला है,
अगर मैं दोनों तरफ फ्रैक्शनल चेंज देख लूं, जो कि आपने एरर वाले टॉपिक में समझा हुआ है, डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू, इनमें तो कोई एरर या चेंज आ नहीं सकता, पावर डाउन डेल्टा आर बाई आर। अगर हमें पता है कि जो यहां से हमारे पास बल्क मॉडुलस होता है वो होता क्या है, फोर्स अपॉन एरिया चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, बाय वाला वॉल्यूम कहां चला गया, ऊपर। तो ये बल्क मॉडुलस का फार्मूला होता है। यहां से हम अगर डेल्टा वी को ऊपर ले जाएं, वी को नीचे ले आए, ये आ जाएगा के नीचे आ जाएगा, डेल्टा वी बाई वी ये होता है, और ऊपर से क्या है, डेल्टा वी बाई वी 3 डेल्टा आर बाय आर होता है। इन दोनों को इक्वेट कर दिया तो 3 डेल्टा आर बाय आर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वाली चीज। 3 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो कभी भी फ्रैक्शनल चेंज इन रेडियस आ जाए तो वो होता है फोर्स अप्लाइड, या इसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स अपॉन में 3 एरिया और साथ में क्या, बल्क मॉडुलस। ये होता है फ्रैक्शनल चेंज इन द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बॉडी। नेक्स्ट आता है हमारे पास 16th पॉइंट। तो पॉइजन रेशियो में क्या है, काफी कुछ तो आपको याद रखना पड़ेगा, या थ्योरेटिकली मतलब जो बातें हैं डाटा के अकॉर्डिंग याद रखनी पड़ेगी। जितना मैं समझा सकता हूँ मैक्सिमम बता देता हूं आपको। हमारे पास आता है पॉइजन रेशियो का फार्मूला आपने पढ़ रखा था, ये होता है हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बाय लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसके बाद ये भी हमारे पास किसका फार्मूला होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का। ये कहां से है ये आपको बता देता हूं बच्चों। जो हमारे पास वॉल्यूम होती है वो होती क्या है, एरिया इंटू लेंथ। अब हम लेंथ को तो लेंथ रखें, एरिया को लिख दूं मैं पाई डी स्क्वायर बाय 4। अगर मैं कहूं बहुत कम चेंज हो रहा है, जिसको बोलते हैं बहुत, जब हम फ्रैक्शनल चेंज वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हमारे पास क्या होता है, डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू एल में डेल्टा एल बाय एल, इनमें तो देखो कोई चेंज आएगा नहीं, पावर डाउन टू डेल्टा डी बाय डी, डी याद रखना डायमीटर था। ये बन गया हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये बन गया हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये हमारे पास बन गया 2 टाइम ऑफ डायमेट्रिकल या फिर लेटरल स्ट्रेन। तो हमारे पास ये भी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालने का फार्मूला होता है। इस पे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, अगर हम इस पूरी इक्वेशन को ही क्या कर देंगे, पूरी इक्वेशन को अगर हम डेल्टा एल से डिवाइड कर देंगे, सोल्व करेंगे तो फिर ये स्टेप आ जाएगा। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी बच्चों कि ये थियोरेटिकल तो -1 से 0.5 तक जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली ये 0 से 0.5 तक जाता है। और जब ये 0.5 हो जाएगा तो उस केस में आके वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि आप इस फॉर्मूले में पुट करके देखो, जब ये 0.5 हो जाएगा तो उस टाइम पे आप सोल्व करोगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन 0 हो जाएगा, उस टाइम पे क्या हो जाएगा हमारे पास, एक बार को आप इसको इन दोनों में से किसी एक स्टेप पर पुट करके देखना, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इससे हमारे पास के कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, क्योंकि जब वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकती के क्या होता है, इन्फिनिटी। और कंप्रेसिबिलिटी कितनी आ जाएगी, 0। तो हमेशा जब भी जो है पॉइजन रेशो 0.5 होगी तो ये चीजें याद रखना। और जब पॉइजन रेशो 0 होगी तो लेंथ इंक्रीज करेगी विदाउट डिक्रीज इन डायमीटर, मतलब कि जब ये ही 0 हो गया तो हम कहेंगे लेंथ कितना बढ़ा लो, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डायमीटर में चेंज कितना होगा, 0। तो हमारे को ये कुछ बातें याद रखनी है। ये हमारे पास रिलेशन है वाई के ईटा और म्यू में, मतलब कि यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस और पॉइजन रेशो के अंदर। ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं बच्चों, ये हायर क्लासेस के अंदर आते हैं। इनकी या तो डेरिवेशन अभी करने, अपने को डेरिवेशन समझ आएंगे या अपने को डायरेक्ट याद करने पड़ेंगे। तो पॉइजन रेशो के सारे फॉर्मूले हैं, ये आप एक बार डायरेक्ट लर्न कर लेंगे। इसके बाद हम ये इन रिलेशन है, डायरेक्ट लर्न कर लेंगे। लास्ट पॉइंट देख रहे हैं 18th पॉइंट। 18th पॉइंट बच्चों कुछ प्लास्टिक मटेरियल के एग्जांपल आ जाए तो प्लास्टिसिन आता है, वैक्स आता है, डो आता है, पुट्टी आता है। डो क्या होता है बच्चों, जो आटा गूंथते हैं, ये सारे प्लास्टिक मटेरियल है। इनको एक बार चेंज कर दोगे तो अपनी शेप में रहेंगे, वापस नहीं आएंगे। इसके बाद हमारे पास आता है इलास्टिक मटेरियल। इलास्टिक मटेरियल में क्वार्ट्ज आता है, ये मोस्ट इलास्टिक मटेरियल है। इसके बाद मेटल्स होते हैं, जैसे कि एक स्टील की बॉल है, आप उसको फर्श पे गिरो, वो वापस क्यों चलती है, क्योंकि वो अंदर से पहले दबती है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, वो वापस फिर दोबारा से अपनी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक में कन्वर्ट करा देती है। तो मेटल या फिर रबर्स हैं, ये सब क्या है, इलास्टिक मटेरियल में आएंगे। अगर रबर पर्टिकुलरली पूछा हो तो इलास्टोमर्स में आएगा, इलास्टोमर्स में आएगा। अगर यूं पूछा हो कि कुछ भी इलास्टिक मटेरियल में, तो रबर आए उस ऑप्शन में, तो ये इलास्टिक मटेरियल अपने को चूज करना होगा। फिर इसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट, जो ग्लास होता है ना बच्चों, उसका इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या होता है, जब भी किसी चीज को हम बेंड करते हैं और वो चीज वापिस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आना चाहती है ना, तो कुछ समय लेती है। जैसे इसको मोड़ दिया,
बेंड कर दिया। अब ये क्या करेगा, जब वापिस आएगा ना तो कुछ टाइम लेता है, तो जो टाइम टेकन बाय द बॉडी होता है उसको बोलते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। ये सबसे ज्यादा ग्लास के अंदर होती है। पुराने जमाने में जो चर्च थे ना, अब तक वो चर्च अभी भी हैं, उन चर्च के जो शीशे हैं, जो ग्लास है विंडो के, वो नीचे से तो मोटे हो जा रहे हैं, ऊपर से पतले हो रहे हैं। मतलब ग्लास जो वापिस अपने मेल्ट हो रहा है, या हम कहें ऊपर से नीचे की ओर कन्वर्ट होता जा रहा है। मतलब कि कह दे कि हम धीरे 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 धीरे, अगर मान लो कोई एक बोतल है, उसकी जो शेप है वो अपने आप को क्या कर लेगी, जो बोतल की शेप ऐसे नहीं रहेगी, वो बोतल की शेप क्या करेगी, अपने आप को सीधा कर लेगी। मतलब ये होता है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। अभी ये जो सारे पॉइंट्स थे, इतने पॉइंट जो हैं ये सफिशिएंट रहेंगे, जो फर्स्ट लेवल की हमारी प्रिपरेशन है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट लेकर आएंगे फ्लूइड चैप्टर के। थैंक यू सो मच।